आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बीजेपी अध्यक्ष पद से नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए? बड़ा सवाल यही लेकर हम हाजिर हैं। आज के शो में इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको बताते हैं कि राम की राजनीति से खड़ी हुई बीजेपी को अब राम से ही डर क्यों लग रहा है और गडकरी क्यों दौड़ते रहे आज दिल्ली में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह, बीजेपी के ये 4 नाम और इस पर राम जेठमलानी का ये बयान। ये जो 4 नाम आपने उठाए वे बहुत बड़े नेता हैं, मैं जानता हूं, मगर इनसे बड़े में बड़ा नेता है हिंदुस्तान की आवाम, द आम आदमी। टुडे द आम आदमी's voice has to be understood as to how the common man is today thinking. The common man thinks that corruption has got to go from this country. That is the cause of our poverty and misery. And today the common man will not approve of anybody who is weakening the struggle against corruption. तो बीजेपी में कौन कर रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर? राम जेठमलानी की एक खासियत है, वो इशारों में बात नहीं करते। In the interest of party, the interest of the nation, and in the interest of Mr. Gadkari himself, he should resign. देश के सबसे बड़े वकील ने दी थी हक की दलील, अध्यक्ष जी हिल गए और बीजेपी हलकान हो गई। 80 के जेठमलानी का झटका बहुत जोर का था। किसके साथ बात नहीं हुई है? There has been correspondence with Gadkari, there has been correspondence with Lala Advani, but I don't claim that they have met me or discussed the matter. They have not. इसके बाद तो नितिन गडकरी की नींद उचट गई, बीजेपी को बोल नहीं सूझे। नतीजा ये हुआ कि खिलाड़ियों के बैठक खानों में बहार आ गई। 10:30 जसवंत सिंह के घर जमी तिकड़ी। सूरज की धूप में गर्मी नहीं थी, लेकिन बीजेपी की सियासत का पारा चढ़ने लगा था। जसवंत सिंह के घर यशवंत सिन्हा और एस गुरुमूर्ति एक साथ पहुंचे तो सबकी समझ में आ गया कि गडकरी का मामला गंभीर हो गया है। लेकिन सारे नेता जेठमलानी नहीं होते। अंदर हुई खुसर फुसर की खबर पर तालाबंदी थी। I am not ready to talk today. Whenever I am ready to talk to you, I will get back to you. अब तक गडकरी को लग गया था कि उनका वजन कम हो रहा है। शरीर का मामला होता तो शायद खुश हो जाते, लेकिन सवाल सियासत का था, इसलिए परेशान हो गए। और इतने परेशान हो गए कि जो नेता उनके एक आदेश पर हाजिरी बजाने के लिए खड़े हो जाते थे, गडकरी उनके दरवाजों की कुंडियां खटखटा रहे थे। 10:45 सुषमा स्वराज के घर पहुंचे गडकरी। एक दिन पहले ही सुषमा स्वराज ने गडकरी को दिलासा दिया था कि देख लिया जाएगा, लेकिन जेठमलानी के दहले से उनका दिल बैठ गया था। बैठक से बाहर निकले तो गडकरी के हाथ में ट्वीट का लॉलीपॉप था। मीडिया में आ रही ये खबरें पूरी तरह गलत हैं कि मैं नितिन गडकरी का समर्थन नहीं कर रही हूं। मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है और मैं फिर से दोहरा रही हूं। 11:30 आडवाणी के घर पहुंचे गुरुमूर्ति। जिस समय गडकरी सुषमा स्वराज के सामने अपना दुखड़ा रो रहे थे, ठीक उसी समय गुरुमूर्ति लाल कृष्ण आडवाणी से पूछ रहे थे कि इस तूफान से अब कैसे निकला जाए। दोपहर 12 बजे गडकरी जेटली के घर पहुंचे। सुषमा स्वराज के घर से निकलकर नितिन गडकरी अरुण जेटली से मिलने पहुंचे। वहां पार्टी के सचिव धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। पता नहीं गडकरी ने वहां क्या गाया और जेटली ने क्या सुनाया, लेकिन बीजेपी को कुछ समझ नहीं आया। जब तक पार्टी के पास ये इंफॉर्मेशन ना पहुंचती है और जब तक पार्टी इसके ऊपर उनके अपने डिसीजन या प्रतिक्रिया देने के रेडी नहीं है, मैं उसमें बोलने का विषय ही नहीं है। इस दिलासे पर गडकरी का दिल नहीं माना। उनके चैन का चकोर पता नहीं किस डाल पर जा बैठा था। फिर भागे सुषमा स्वराज के घर की ओर। 1:15 सुषमा स्वराज से गडकरी की दूसरी मुलाकात। इस बार सुषमा स्वराज के घर पर अनंत कुमार और मुरलीधर राव भी मौजूद थे, लेकिन गडकरी जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची थी। उद्योगपतियों की एक बैठक में भाग लेने मुंबई जाना था, लेकिन दिल्ली छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। मेरा ओपिनियन ये है कि इसी मामले में जो देरी हुई है उसमें से पार्टी को आगे ही काफी नुकसान हो चुका है और
इस बढ़ते हुए नुकसान को अभी बंद करना चाहिए। विनय कटियार सामने आए, कुछ और नहीं सूझा तो राम मंदिर के आंदोलनकारी ने बीजेपी के राम के वजन पर सवाल उठा दिया। राम जेठामलानी क्या बोलते हैं पता नहीं, इसलिए उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं, वकालत खाने में रहेगी। विनय कटियार कुछ भी कहें, लेकिन जेठमलानी के वकालत खाने ने बीजेपी के अंदर खाने में बेचैनी बहुत बढ़ा दी है। अब नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो इस मझधार से गडकरी को बाहर निकाले या पार्टी को, क्योंकि निकलेगा दोनों में से कोई एक। अमिताभ सिन्हा के साथ शमशेर सिंह और मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। ओम थानवी जी, संपादक जनसत्ता के हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। विनीत नारायण जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अजय कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी लड़ाई में अब फेस सेविंग में लग गई है। उनका कोई नेता एक वक्त पर कुछ और कहता है, फिर ट्विटर पर सुषमा स्वराज कुछ और कह देती हैं। ये लड़ाई ऐसी ही दिखती है कि फेस सेविंग हो, कम से कम पहला कार्यकाल पूरा हो जाए, यानी दिसंबर तक का इंतजार। अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरीके से जो घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, अगर उसकी बात करें, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, कुछ एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। राम जेठमलानी सरी के तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे हम यशवंत सिन्हा की बात करें, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि चाहते हैं कि नितिन गडकरी के खिलाफ फौरन कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन आरएसएस की तरफ से इस पूरे मसले पर एक चुप्पी साधी गई है। आरएसएस का मानना है कि दिसंबर में नितिन गडकरी का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल खत्म हो रहा है और तब तक कोई भी कार्रवाई करना शायद उचित नहीं होगा। उसके बाद जो कि एक तरह से संशोधन किया गया था, उस संशोधन को जारी न रखते हुए हो सकता है कि एक वैकल्पिक नए राष्ट्र अध्यक्ष की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बड़ी बात अंजना जो निकलकर सामने आ रही है कि कुछ एक नेता जो दिल्ली में रहते हैं, माना जा रहा है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है आरएसएस द्वारा। ऐसे आरोप हैं कि उन नेताओं ने पत्रकारों को नितिन गडकरी के खिलाफ पुख्ता सबूत दिए हैं, जिनके आधार पर मीडिया में खास कर नितिन गडकरी के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है। उन लोगों ने बतौर जवाब भी लिखकर आरएसएस प्रमुख कार्यालय में जमा भी किया है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि आने वाले कुछ एक दिनों में इस पूरे मसले पर एक ठोस रुख इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि अगर बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप रहेंगे तो ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी अपनी कार्रवाई करते हुए आगे नहीं दिखाई दे सकती। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और ओम थानवी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए सवाल यह है कि ये चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। एक चरित्र में ऐसे फंसे हैं कि चाल और चेहरा सब कुछ बिगड़ गया है, लेकिन कुर्सी का मोह है कि ना नितिन गडकरी जाने को तैयार है ना पार्टी, क्योंकि शायद ये सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि फेस सेविंग भी उनको करनी है। थानवी जी, पार्टी कमजोर नजर आती है और कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पहले तय हो गया था कि जो आरोप उनके खिलाफ लगे हैं तो उनको दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस पर इशारा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हावी रहता है, तो वहां से अगर कोई इजाजत नहीं मिलती है तो पार्टी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा ये रही है। पर अब ये देखना है कि विवेकानंद वाली टिप्पणी के बाद लगता है कि वो कहना चाहिए कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसके बाद थोड़ी सी बौखलाहट, खींच जो होती है, और उस खींच में अजीब तरह की हरकतें होने लगती हैं, अजीब तरह की भाषा इस्तेमाल होने लगती है। और मेरे ख्याल में उसके बाद तो पार्टी को सोचना चाहिए कि अब वो एक तरह का दायित्व, एक तरह की लायबिलिटी बन गए हैं। अगर अब भी पार्टी यही सोचती है कि इशारा नागपुर से मिलेगा तभी कुछ कार्रवाई की जाएगी, तो मेरे ख्याल में जितनी देर करते हैं नुकसान पार्टी का होता है। और विनीत जी, यही तो दिक्कत है। इस बार तो गडकरी साहब ने जैसे पैर ही जाकर कुल्हाड़ी पर दे मारी। बड़ा सवाल ये है कि आप भ्रष्टाचार पर अब किस मुंह से कांग्रेस पर वार करेंगे? सबसे बड़ी परेशानी में तो आपने पार्टी को डाल दिया। अंजना, मैं इन दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूं। गडकरी ने जो अपनी कंपनियों में ट्रांजैक्शन किए हैं वो ट्रांजैक्शन है जो कोई भी व्यापारी, दुकानदार, छोटा कारोबारी देश भर में करता है आयकर बचाने के लिए, काले धन को सफेद करने के लिए करता है। फर्क इतना सा है कि एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष ऐसी छोटी और ओछी हरकत करे, ये शोभा नहीं देता। ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं, इसलिए गुरुमूर्ति जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, तो वो तो एक बात। दूसरी बात, जो विवेकानंद की टिप्पणी को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, उससे भी मैं सहमत नहीं हूं।
नितिन गडकरी की बात बिल्कुल बुनियादी बात उन्होंने ये कही थी कि इंटेलिजेंस का उपयोग दुरुपयोग दोनों किया जा सकता है, पर यहां सवाल दूसरा है जना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने को गैर राजनीतिक बताता है, जो सामाजिक रूप से समर्पित बताता है, जो राजनीति से अपने को दूर रखने का छवि बनाकर रखता है, वो जब बीजेपी के काम में गाहे बगाहे इंटरफेरेंस करता है, अपना नुमाइंदा अध्यक्ष बना देता है, तब ये सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। विवेकानंद और दाऊद को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा कहा नहीं, जो हमारी समझ में आया है, और मुझे लगता है जबरदस्ती कांग्रेस भी उस पर अटैक कर रही है उस बात को। उन्होंने ये कहा है कि बुद्धि का इस्तेमाल दोनों एक्सट्रीम पर हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आईक्यू तक वो कैसे पहुंच गए? नहीं, सेम आईक्यू वाली बात नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन बात उनकी, जब आप समर्थन कर रहे हैं तो फिर तह तक जानी पड़ेगी। ओम थानवी साहब, मैं आपके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले विनीत जी मैं चाहती हूं कि जरा आप ये बात समझाएं। जिस शख्स की कंपनी में नौ कंपनियों में एक ड्राइवर को डायरेक्टर बनाया हुआ है, 16 ऐसे पति झुग्गी झोपड़ियों के पते दिए गए हैं, जिस शख्स को वेस्टलैंड उसी को क्यों मिलता है, वो भी 99 सालों तक, जो केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। इन तमाम गंभीर आरोपों से घिरे हुए शख्स के बारे में आप कह रहे हैं कि बहुत हल्के आरोप है। अंजना, मैंने बात जो की उसको गंभीरता समझो। मैंने कहा कि अगर किसी सेल्समैन को कंपनी का सीएमडी बना दोगे तो वो कंपनी चलाने वाले निर्णय नहीं ले सकता। गडकरी जो हैं उनका चुनाव बुनियादी तौर पर ही गलत था। आरएसएस क्यों इस तरह के लोगों को चुन के लाती है? क्या उसके कारखाने में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि वो देशभक्ति की शिक्षा देती है, सादगी की शिक्षा देती है, और उसके सिखाए हुए आदमी जिनको कहा जाता है कि गडकरी आरएसएस को आर्थिक रूप से लगातार मदद करते रहे, बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं, जरूर इतना विश्वास आरएसएस का रहा गडकरी पर, तभी उनको अध्यक्ष बनवाया गया। तो इस तरह का व्यक्ति जो इतनी ओछी हरकत करता है, उसको आप अध्यक्ष बनाते, वो एक राष्ट्रीय पार्टी को नेतृत्व नहीं दे सकता। वो पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है उसको दिशा नहीं दे सकता, वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित नहीं कर सकता। हाँ। तो ये बुनियादी कमी आरएसएस की है, गडकरी की नहीं। ठीक है, ये बुनियादी दिक्कत आरएसएस की है, लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी तो ओम थानवी जी बीजेपी के लिए वोट डालने जाता है ना, उसे नहीं पता है कि कठपुतली की तरह किस तरह से आरएसएस की डोर से वो चलती है। सवाल ये है कि दिन भर आज जो जुगाड़ देश ने देखा है बीजेपी में होता हुआ, उससे कितनी पोल खुली है बीजेपी की? तो मेरे ख्याल में जितनी देर करेंगे पोल और खुलती चली जाएगी। इन्होंने ये जो कहा कि जो कद उनका छोटा हुआ है या ऊंचे नजर आते हैं, ऊंचे आप किन हरकतों से नजर आते हैं? एक पार्टी, आपकी इतनी बड़ी पार्टी के आप मुखिया हैं और आप मंत्री रहते हुए आपने क्या किया, और उसके बारे में जो आप सफाई देते हैं, किसी गले नहीं उतरती है कि आप महाराष्ट्र में मंत्री थे, आपने ठेकेदार को अपनी पार्टी के साथ गठजोड़ किया, ठेकेदार ने आपकी पार्टी में पैसा लगाया, आपने अपने उनके व्यवसाय में, और व्यवसाय में उन लोगों को आपने डायरेक्टर बनाया, कोई आपका सचिव था, कोई आपका ड्राइवर था वगैरह, और सारे पते जो थे ज्यादातर उनमें फर्जी पते निकले। तो उसी से भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था। तो उससे चुनाव थे गुजरात और हिमाचल, अब हिमाचल के चुनाव हो गए। अगर वो सोचते हैं कि गुजरात के चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि विवेकानंद का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है कि वो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है, और हिंदुत्व के नाम पे अगर आप विवेकानंद के साथ में ये मजाक करेंगे, मामला आईक्यू का नहीं है। विवेकानंद का आईक्यू या दाऊद का आईक्यू आईएएस का भी बहुत होता है, लेकिन सवाल विजडम का है, विवेक का है। आप विवेक से विवेकानंद को नापते हैं, न कि आप आईक्यू से नापते हैं। तो इस तरह की अगर भाषा वो बोलने लगे हैं आईक्यू के अंदाज में, मेरे ख्याल में ये भारतीय जनता पार्टी को उनका इतिहास रहा है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के बारे में उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था, बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। आज सच्चाई से सामना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और इस सच्चाई में परखी जाएगी ये पार्टी। क्या मझधार में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले ही? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच क्या बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी इस्तीफा देंगे? इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। दो खास मेहमान ओम थानवी और विनीत नारायण जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दबाव सिर्फ नितिन गडकरी पर नहीं है, बल्कि बीजेपी पर भी है। पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी के लिए ये ऐसा संकट है जिसे सुलझाने में हड़बड़ी या फिर देरी दोनों ही घातक हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या रास्ता हो सकता है इस संकट से निकलने का? क्या नितिन गडकरी की जाएगी कुर्सी? क्या बीजेपी ने बनाया गडकरी का विदाई प्लान? अगर गडकरी गए तो कौन होगा बीजेपी अध्यक्ष? मशहूर वकील और बीजेपी से राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी ने मोर्चा खोला तो देश के सियासी हलकों का तापमान अचानक चढ़ गया। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि इस संकट से निपटा कैसे जाए।
सूत्रों के मुताबिक ये चर्चा जोरों पर है कि गडकरी को दिसंबर तक अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। हाँ, उन्हें दूसरा कार्यकाल कतई न मिले। इससे एक तीर से दो निशाना सधेगा। गडकरी की सम्मानजनक विदाई भी हो जाएगी। किसी को यह बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा कि पार्टी ने गडकरी पर लगे आरोपों को कबूल कर लिया है। गडकरी को तुरंत हटाने पर ऐसे आरोप लग सकते थे, लेकिन जेठमलानी द्वारा कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लेने से पेंच फंस गया लगता है। यही वजह है कि पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। आमतौर पर हर बैठक घर में बुलाने वाले गडकरी को दूसरे नेताओं के घरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बढ़ते दबाव के बीच अगर गडकरी की विदाई हुई तो गडकरी की जगह कौन लेगा। खबर है कि नया अध्यक्ष चुने जाने तक पार्टी के किसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका सौंपी जा सकती है। पार्टी में इस वक्त कई आला नेता गडकरी की जगह लेने के दावेदार बताए जाते हैं। इनमें लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी भी हैं। हालांकि सवाल उठता है कि क्या मोदी के पास इसके लिए वक्त है। Of course, Narendra Modi, according to me, he is my choice of a prime minister, but I don't think whether he has got time to become a party president at this time. हो सकता है जेठमलानी की बात में दम हो, लेकिन कई आला नेताओं को लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष बनने का मतलब है 2014 का चुनाव उनके नेतृत्व में होगा। टिकट के बंटवारे में अहम भूमिका होगी और अगर पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आई तो पीएम का रास्ता भी साफ हो सकता है। बहरहाल अटकलों का दौर गर्म है। मामला संघ की नाक और बीजेपी की साख से जुड़ा है। इसमें हड़बड़ी या देरी दोनों नुकसानदेह हो सकता है। संघ और बीजेपी सब लगे हैं अपनी साख और नाक बचाने में। ऐसे में गडकरी को भले ही अभयदान मिल जाए, लेकिन एक चीज तो साफ है कि पार्टी में चल रहा घमासान थमने वाला नहीं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम थानवी जी, सवाल यह है कि ये वो पार्टी है जो मुश्किलें दावत के साथ अपनी तरफ बुला रही है। क्या इस बात का डर है बीजेपी को कि अगर हमने भ्रष्टाचार की बिल्ली को पहले घंटी बजा दी, यानी अब ना रॉबर्ट वाड्रा की बात हो रही है, न सलमान खुर्शीद की बात हो रही है, कि भ्रष्टाचार की जो कांग्रेस पर आपके लिए ये वक्त था कि आप आगे बढ़ते, तो आपने तो मौका खो दिया, चूक गए चौहान। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, वो इतना असरदार मेरे ख्याल में पार्टी के ऊपर इतना हावी पहले कभी नहीं था। पार्टी में ऐसे कद्दावर नेता पहले होते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण है, और भी नेता ऐसे रहे, भैरव सिंह शेखावत भी थे। ये लोग आरएसएस को अपनी जगह थोड़ी बहुत दिखाते भी रहते थे। और वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब तो आपको मालूम है कि कई लोग बीच बचाव में आते थे और वो अपनी जगह पे तन जाते थे। अब कोई ऐसे मामले में तन के खड़ा होने को तैयार नहीं है कि देखिए हमारी नाक कट रही है, इतनी देर करेंगे, आए दिन कटेगी, हमारे पास में इतना अच्छा मौका है, कांग्रेस इतनी बुरी तरह से उलझी हुई है भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों में, लेकिन हम लोग जो है वो अपने अध्यक्ष की वजह से हमको नीचे देखना पड़ रहा है। ये लेकिन आए भी तो थे गडकरी साहब पिछले दरवाजे से ही, उधर से ही आए थे, उधर से ही आते हैं। और वही अब बार्गेनिंग भी जो हो रही है वही उन्हीं से हो रही है। वही मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का दौर अब गया, अब सब जो आता है नेता उधर से आता है। लेकिन क्या ये नस कभी कटेगी? विनीत नारायण जी, प्रभात झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपके पास आने से पहले एक बार प्रभात झा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों को अब का भी कोई सवाल हो तो आप सीधे उनसे कर सकते हैं। प्रभात जी, सवाल यह है कि इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप देश की संसद को नहीं चलने देते हैं और कहते हैं कि हम हर हाल में भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन जब आईने में सामना होता है बीजेपी का तो आप दूसरी तरफ देखते हुए क्यों दिख रहे हैं? अध्यक्ष को आखिर कुर्सी से इतना मोह क्यों? बड़ा सवाल। प्रभात जी, सवाल यह है कि क्या अध्यक्ष अपनी मर्जी से बैठता है? देश के लाखों कार्यकर्ता बिठाते हैं या आरएसएस की मर्जी से बैठता है? सर, ये आप सोच सकती हैं, लेकिन हमारा जो आरएसएस से संबंध है वो खुला है, किसी को छुपाने की बात भी नहीं है। लेकिन बात समझने की कोशिश करिए, क्या भ्रष्टाचार और आरोप दोनों में अंतर नहीं है? आप कैसे कह रही हैं कि भ्रष्टाचार किया उन्होंने? मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऐसे तथ्य हैं जो आप बताइए। मैं यहां पर बैठा हूं, कौन से तथ्यों के आधार पर शरद पवार ने क्यों कहा कि कोई गलती नहीं हुई है? क्यों वहां के पवार जी के भतीजे ने कहा और आप कह रही भ्रष्टाचार? क्या आप 2G स्पेक्ट्रम, कोयला के पूरे घोटाले को ये सब एक साथ जोड़ रही हैं? सबसे पहली बात है कि मीडिया ये कोई तय नहीं कर सकता कि किस पार्टी का कौन अध्यक्ष है। क्या आपके कहने से हम हटा देंगे, पार्टी हमारी हटा देगी? ये तरीका नहीं होता है। तरीका यह है कि तथ्यों की जानकारी है क्या आपके पास? क्या सही तथ्य, क्या कोई आरोप लगा देगा? मुझे आप कह दीजिए आप भ्रष्ट हट जाइए, हट जाऊंगा क्या? प्रभात जी, यही राजनीतिक तरीका नहीं है, ये सामाजिक तरीका नहीं है। बिल्कुल प्रभात जी, तरीका ये होता है अगर आज तक के पास तथ्य हो उस तथ्य को प्रस्तुत करे। जी नहीं, यही तर्क कांग्रेस भी देती है।
सवाल यह है कि कुछ जानकारियां सामने आई है। सर आप पूरा सवाल। कांग्रेस ने तो मिनिस्टरों को हटाया, 2G स्पेक्ट्रम में संविधान से हटे, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया इन लोगों को। कांग्रेस ने कभी हटाने की कोशिश नहीं की, और ये मामला पार्टी के प्रेसिडेंट का है, मिनिस्ट्री का नहीं है। तो फिर सुनिए प्रभात जी, फिर सुनिए, कोयला खदान के मामले में भी नोशनल लॉस की बात है, CAG की रिपोर्ट की बात है, उसमें भी आरोप साबित नहीं हुए। फिर क्या बीजेपी आज देश को समझा सकती है कि संसद इतने दिन क्यों नहीं चलने दी गई? CGA का रिपोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, आशंका व्यक्त की गई, यहां पर भी आशंका है, यहां आशंका है कि ड्राइवर को 9 से 16 कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया। यहां पर भी आशंका है कि झुग्गी झोपड़ी के पते दिए गए। यहां पर सामान्य बातें हैं। मैं इसे इसलिए मानता हूं कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर का मामला है। कोऑपरेटिव में छोटे से लेकर बड़े लोग मेंबर बनते हैं, छोटे लोग डायरेक्टर बनते हैं। सवाल जो मूल मुद्दे की है, आपके कहने से कोई भ्रष्टाचार नहीं हो जाएगा, और आप जिस पर उंगली रख दे वो चोर, और आप जिस पर उंगली रख दे वो साहूकार। ऐसा मीडिया का रोल नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं मीडिया में रहता हूं और मैं हर बात के तथ्यों के बाद कोई रखने की कोशिश करता हूं। प्रभात जी, यहाँ तो मेरा अपना खुला आरोप है। यहाँ तो बारिश भी हो तो अब मीडिया ही जिम्मेदार है। एक सेकंड साहब, तो बारिश भी हो तो मीडिया जिम्मेदार है, लेकिन राम जेठमलानी, एक सेकंड सर, एक सेकंड आपको अपनी बात रखना चाहिए, आपको सवाल भी सुनना होगा। सर राम जेठमलानी कह दिया भ्रष्टाचार, सर राम जेठमलानी वो क्यों कह रहे हैं? वो तो आपकी पार्टी के। राम जेठमलानी क्यों कह रहे हैं? वो तो आपकी पार्टी। राम जेठमलानी को एक मिनट, राम जेठमलानी को आप जानती नहीं है? वो कब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्या वो पार्टी से निकले नहीं है? आपने उनसे पूछ लिया और उनका स्वभाव है, बोल दिया तो आपने पकड़ लिया, वो क्या हो गए? सवाल यह है कि किसका क्या कहना है। आडवाणी जी ने क्या कहा, सुषमा जी ने क्या कहा, हमारे अरुण जेटली जी ने क्या कहा, रविशंकर जी ने क्या कहा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या कहा। सवाल यह है ना। और आपने राम जेठमलानी, महेश जेठमलानी का तो नाम ही नहीं सुना था हमने आज तक, और इस्तीफा देकर इसलिए महीने भर बाद बदला जाएगा, इसलिए अपना प्रभात जी, महेश जेठमलानी ने तो पार्टी छोड़ दी है। राम जेठमलानी ने खुली चुनौती दी है बीजेपी को कि अगर वो गलत है तो आप लोग उनको पार्टी से निकालिए। फिर पार्टी से क्यों नहीं निकालते? आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो ये तो पार्टी तय करेगी, आपके डिस्कशन में थोड़ी तय होगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो पार्टी लेवल पर, ये व्यक्तिगत निजी राय, पार्टी राय नहीं है। पार्टी राय आडवाणी जी, पार्टी राय अरुण जी, पार्टी राय वेंकैया नायडू, पार्टी राय अनिल कुमार, और आपको ये गंभीर मुद्दा नहीं लग रहा? ये जरा ये जो कतई नहीं। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, वो लीडिंग लॉयर हो सकते हैं, लीडिंग लीडर नहीं है। पार्टी में वो आए हैं, वो अपने राज्यसभा में आते हैं, देश सम्मान करता है, कानूनविद है, लेकिन वो पार्टी नहीं जानते। और पार्टी जानते, आप उनसे क्यों नहीं पूछी? सुषमा जी से आपने, शिवराज जी से क्यों नहीं पूछा? आपने अरुण जेटली से क्यों नहीं पूछा? आपको भी चाहिए सनसनी, और सनसनी की तलाश में जेठमलानी जी भी घर में बैठे रहते, वो बोल दिया तो उन्हें चला दिया आपने। प्रभात जी, अरविंद केजरीवाल का जब आरोप सामने आया था तो आप ही की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले शब्द से आखिरी शब्द तक सुनाया था। आपकी पार्टी के नेता आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बता सकते हैं, और हम बार बार लगातार हमारे तमाम जरूर बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश को पार्टी के लोग दिखाएंगे, निश्चित तौर पर फैसला होगा। सवाल क्या है? सवाल यह है कि पार्टी का अध्यक्ष पार्टी तय करती है, और पार्टी के अध्यक्ष बहुत बड़ी भावना होती है। यह गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि राजनीति में 40 साल की यात्रा के बाद आदमी सफलता के द्वार देखता है। समाज सेवा के एक नहीं अनेक, हम कोई बाजारू लोग नहीं है, हम विचारों से जुड़े हुए लोग हैं, विचारों की आत्मा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। मजाक बना दिया गया है, ये मजाक बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी पर आरोप लगाने के पहले हमको पूरी तथ्य देखना चाहिए। हमें यदि आपको अधिकार लोकतंत्र में दिया गया है, हमारे चरित्र हनन का अधिकार नहीं दिया गया है, और चरित्र को हनन करने के पहले विचार करिए। आप पर देश विश्वास करता है। प्रभात जी, 3 पत्रकार यहाँ पर, लेकिन मुझसे पहले 2 पत्रकार यहाँ पर हैं जो आपसे सीधा सवाल, ओम थानवी जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। ओम थानवी जी, तो मेरा सवाल यह है प्रभात जी कि अगर ईमानदार हैं गडकरी जी, और आपकी पार्टी विचारों की पार्टी है, और विचारों के मामले में अभी विवेकानंद वाला जो विचार उन्होंने रखा है, तो अगर वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से, तो उनको जो है अगली टर्म भी मिलेगी? अगली बार भी आप उनको अध्यक्ष रखने जा रहे हैं क्या? पहली बात भाई साहब, ओम थानवी जी, मैं निवेदन करूंगा कि मैं स्वयं उस कार्यक्रम में था। दुनिया चलती है अगर मेलाफाइड इंटेंशन में। क्या भारत में कोई भी व्यक्ति, ये तो अध्यक्ष है नितिन जी राष्ट्रीय स्तर पर, सामान्य व्यक्ति भी अगर बात करेंगे तो क्या वो तुलना कर सकता है विवेकानंद जी और दाऊद की? ये पूरी तरह से मिस
कोड किया गया है, जिस तरह से उन्होंने कहा उसके संदर्भों को, शब्द पत्रकारिता में टेलीविजन संदर्भों पर को सुनाया खत्म जा रहा करके, है। मुझे लगता है मेरे पास कागज रखा हुआ है, सारे आरोप आप मीडिया पर थोपेंगे। ये मेरे पास कागज रखा हुआ है, ये मेरे पास कागज रखा हुआ है, एक एक शब्द। सवाल क्या है, इंटेंशन क्या? अच्छा कहा, क्या मेलाफाइड था? मैं थानवी जी 1 मिनट लूंगा। क्या मेलाफाइड इंटेंशन था? क्या दुनिया ये नहीं जानती कि विवेकानंद जी की तुलना हो सकती है? बात कहने का अपना तरीका होता। मराठी हिंदी बोलते हैं, मराठी हिंदी में कुछ बातें निकल जाती हैं, लेकिन इस पर से बवाल ये मचाना क्या मजाक है कि विवेकानंद और दाऊद की तुलना कोई भी सोता हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता, और उसको हमने मीडिया में कर दिया। मुझे उम्मीद है कि नितिन गडकरी साहब आपकी बात सुन रहे हो, अध्यक्ष सिमिलर आईक्यू की बात की थी दोनों के लिए। एक बार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, विनीत जी भी एक और सवाल किया। प्रभात जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी आपने कहा कि राम जेठमलानी कुछ भी कह देते हैं, बड़े वकील हैं लेकिन कुछ भी पॉलिटिकली कह देते हैं, और मैं भी मानता हूं कि वो आपकी पार्टी के कोई लॉयल कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थन से लखनऊ में लोकसभा भी लड़ चुके हैं, और मैं भी उनके साथ बहुत सारे खट्टे मीठे। मेरा सवाल यह है कि जो जेठमलानी जी जब कांग्रेस पर अटैक करते हैं, जो आपको सूट करता है, तो आप सब उनके पीछे रैली करने लगते हैं। आज जब वो आपके लीडर पर अटैक कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं उनका कोई लोकस नहीं है, तो आप उनके बारे में अपनी राय साफ कर लीजिए। वकील है, उन्होंने कहा है कि मैंने तमाम सबूत देखे हैं, तभी मैं इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा हूं। देखिए, जब वो कहते हैं कोई बात तो देश कितनी गंभीरता से लेता है, पार्टी की तो छोड़िए, देश कितनी गंभीरता से लेता है। समय का नकाज आज अगर ये मौसम नहीं होता तो जेठमलानी जी के पास आप जाते नहीं। यू नो द नेचर, यू नो द कैरेक्टर। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? चले गए, वो क्या बोलेंगे? आप पार्टी अभी जो एक मिनट विनीत जी ने जो बात कही तरफ से डिक्लेयर कर दीजिए कि बहन जी मेरी बात तो सुन लीजिए, कोई अहमियत नहीं है। विनीत जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। विनीत जी ने कहा है कि जब वो कांग्रेस पर अटैक करते हैं, देखिए ये मैं कहीं पर भी छुपाकर बात नहीं करता। कांग्रेस पर जो भी अटैक करता है वो हमें अच्छा इसलिए लगता है कि वो हमारा विरोधी है, और तथ्य होते हैं तब। यहां तथ्य मैं कहता हूं प्रस्तुत हो, आपसे भी मैंने निवेदन किया, तथ्य हो तो प्रस्तुत करिए ना। क्या तथ्यों को कोई खाने की ताकत रखता है? नहीं, चलिए ठीक है, कभी खा नहीं सकता तथ्य। प्रभा जी एक आखिरी सवाल मुझे करने दीजिए प्लीज। गलत हो जाता। प्रभा जी वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल और एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या बीजेपी इस बात से डरी हुई है कि भ्रष्टाचार की बिल्ली में पहली घंटी अगर हमने टांग दी और मान लिया कि हाँ आरोपों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, आप डरे हुए हैं कि कांग्रेस को अपर हैंड मिल जाएगा? सवाल ही नहीं है। अरे जब हम इंदिरा गांधी जी से नहीं डरे, जब हम अन्य नेताओं से नहीं डरे, आपातकाल से नहीं डरे, 19 महीने सलाखों में बंद रहे और ने भारत माता जिंदाबाद कहा, इंदिरा गांधी जिंदाबाद नहीं कहा, तो क्या इनसे डरेंगे? ये आरोपों से डर जाएंगे? क्या आरोपों में ये दम है? दिसंबर ये तक दम रहेंगे? आरोप राजनीति में कभी भी दिसंबर तक रहेंगे? अगला कार्यकाल जो ओम थानवी जी का सवाल है, दिसंबर तक रहेंगे? ये पार्टी तय करती है, व्यक्ति तय नहीं करता। मैं यहां पर इसलिए नहीं बैठा हूं, मैं तो सिर्फ अपनी बात पार्टी की कहने के लिए, तो ये पार्टी तय करती है कौन कब रहेगा, नहीं रहेगा, जाएगा, आएगा। संघ ने क्या तय किया है? प्रभा जी संघ ने क्या तय किया? क्या कहेंगे? संघ ने यह तय किया है जल्दी से कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा से काम करती रहे, अच्छे से काम करे। संघ ये तय करती है। और उन्होंने टाइम लिमिट बता दिया 6 महीने का, मतलब दिसंबर तक तो पहला कार्यकाल कम से कम सम्मानजनक। वही मैंने कहा था कि ये सब तय आप करने लगे, मीडिया तय करने लगा कौन अध्यक्ष रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपकी बात देश और दुनिया सब सुनिए, अब लोग तय करेंगे कि क्या शब्दों को जोर से बोल देने से सब सच हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार पर ही बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। जब बारी उनकी आई तो दूसरी तरफ देखने की गुस्ताखी कर रही है।